आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर में मौजूद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको जबलपुर की तारीख, उसकी तहजीब से तो वाकिफ़ी करवाएंगे, लेकिन जबलपुर आज़ादी के बाद यहाँ पर क्या तरक्की हुई और इस तरक्की में अक़लियती तबके की कितनी तरक्की हुई, उस पर फोकस डालेंगे। लेकिन आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जबलपुर की तारीख क्या है। मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में जबलपुर अपनी क़दामत और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबलपुर महाकौशल का एक अहम और तारीखी शहर है। ये शहर अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए मुल्क भर में मशहूर है। इसकी मुश्तरका तहजीब के सबब ही इस शहर को मुल्क और बैरून मुल्क में संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर की तारीख कल्चुरी हुक्मरानों के अहद से शुरू होती है। इस शहर ने 18वीं सदी में जबलपुर का नाम इख्तियार किया। जबलपुर नाम के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। पहली तो ये है कि यहाँ के घने जंगलों में महर्षि जबाली ने तपस्या की थी और इस निस्बत इसका नाम जबालीपुरम पड़ा। दूसरी वजह ये बताई जाती है चूँकि अरबी में जबल पत्थर को और पुर आबादी को कहते हैं। इस खित्ते में पत्थरों के पहाड़ के बीच इंसानी आबादी के आबाद होने से इसका नाम जबलपुर पड़ा। इसके नाम की तीसरी वजह में कल्चुरी ख़ानदान की राजधानी त्रिपुरी और गोंड राजा के मुस्तक़र्रा गढ़ा के करीब घने जंगलात, पथरीले पहाड़ और झरनों के बीच ये पहले जबालीपट्टम के नाम से आबाद हुआ और फिर कसरत इस्तेमाल से ये 18वीं सदी में बदलते बदलते जबलपुर हो गया। इस खित्ते पर एक अरसे तक गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। 18वीं सदी में जबलपुर नागपुर के ज़ेरे कंट्रोल आ गया और यहाँ पर भोसले राजाओं की हुकूमत कायम हो गई। जबलपुर के आसपास भोपाल, ग्वालियर, होलकर, नागपुर जैसी रियासतों के मौजूद होने के बावजूद 18वीं सदी तक जबलपुर किसी अहमियत का हामिल नहीं था। यहाँ तक कि नागपुर के अदबी और सकाफ़ती असरात भी यहाँ कायम नहीं हो सके। या यूँ कहें कि 18वीं सदी से कब्ल तक जबलपुर किसी भी लिहाज से अहमियत का हामिल नहीं हो सका। 1817 में जबलपुर में अंग्रेज़ी फ़ौज दाखिल हुई। अंग्रेज़ों ने जबलपुर में दफ़ाए नुक़्ता नज़र से फ़ौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने पहले दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी रखी, फिर इसको उर्दू कर दिया। दूसरी जानिब अंग्रेज़ी अहद में यहाँ पर दफातर के काम काज के लिए जिन लोगों को लाया गया, इनमें यूपी के लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो अरबी फ़ारसी के साथ उर्दू ज़ुबान से भी वाक़फ़ियत रखते थे, जिसकी वजह से जबलपुर ने सनत व हरफत, अदब व सक़ाफ़त के साथ उर्दू ज़ुबान में भी तरक्की की। जबलपुर ने आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत तरक्की की है। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में राजधानी बनाने की तहरीक शुरू हुई तो जबलपुर की दावेदारी सबसे मजबूत समझी जाती थी, लेकिन बाज़ सियासी वजूहात की वजह से जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी तो नहीं बन सका, लेकिन हाई कोर्ट जबलपुर में ही कायम किया गया। जबलपुर की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 20% के करीब है। शहर में कोहलपुर, नई बस्ती, नई चाल, मोती नाला, ठीकर ग्राम वार्ड, सुभाष वार्ड, शास्त्री वार्ड, चितरंजन वार्ड, मुलोनीगंज ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है। लेकिन हैरत इस बात की है कि आज़ादी के इतने सालों में भी इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम नहीं किया जा सका। जबलपुर दरअसल एक दहकानी शहर रहा है शुरू से। सबसे पहले तो यहाँ भील और गुजरों का कब्ज़ा रहा है। उसके बाद जो रियासत के ताल्लुक़ से, हुकूमत के ताल्लुक़ से जो असबात मिलते हैं वह है गोंड राजाओं के, मदन शाह या उनसे कब्ल के लोगों के मिलते हैं। उस ज़माने में अली कुली जैसे लोग उनकी सल्तनत में रहे हैं और अच्छे मुमताज़ ओहदों पर रहे। लेकिन बतौर ख़ास जबलपुर में जो मुसलमानों के ओहदे रहे, यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन या तो जनूबी हिंदुस्तान से यहाँ मुसलमान आए या फिर शुमाली हिंदुस्तान से यहाँ आए। तो जो लोग जनूबी हिंदुस्तान से आए वो पेशावर लोग थे, मुलाजमत पेशा, और वो उनकी पहचान ही पेशावर बिरादरियों के एतबार से थी, जैसे बुनकरी का काम करने वाले या दूसरे, और जिनकी पहचान पेशावर बिरादरी की हैसियत से होती है। लेकिन जो आलिम और फाजिल तबका आया वो पूरा का पूरा दक्षिण की तरफ से आया। कोई कहता है कि जाबाली ऋषि की वजह से इसका नाम जबलपुर पड़ा, कोई ये कहता कि फ़ारसी तो कुन्नियत के एतबार से जबल मायने पहाड़पुर यानी बस्ती, उस एतबार से इसको जबलपुर कहा जाता है। एक तीसरी रिवायत है, जवानशवम करके एक और ऋषि हुए हैं, उन्होंने जाबालियतम करके एक किताब लिखी है, उसमें इसका
जिक्र किया है। यही नहीं, जबलपुर के गोहलगर, नई बस्ती, नई चाल, मोती नाला, ठीकर ग्राम वार्ड, सुभाष वार्ड, शास्त्री वार्ड, चितरंजन वार्ड और मुलोनीगंज जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी का 80% हिस्सा आबाद है, यहां पर तालीम के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए जा सके। पूरे इलाके में लाखों की आबादी के बीच आज़ादी के 65 साल में सिर्फ एक हाई स्कूल 2 साल कबल कायम किया गया है। यही वजह है कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम से दूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने इनके यहाँ तक तालीम को पहुँचाने का इंतज़ाम ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है और गुज़िश्ता साल के असेंबली इंतखाबात में यहाँ के मुस्लिम समाज ने एक बार फिर बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसे मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए संग मील से ताबीर किया जा सके। प्रदेश के मुखिया एक तरफ तो तालीम में गुणवत्ता की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जबलपुर के गोहलपुर में एक ही कैंपस में गवर्नमेंट के 7 स्कूल जारी हैं। इसमें तलबा की किस तरह से तालीम दी जाती होगी, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 7 स्कूलों की इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि ये भी खस्ताहाली का शिकार हैं। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल से लेकर वजीर तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। देखिए, इसका जो फंडामेंटल कॉज है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट के जो एफ़र्ट्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक कॉज तो ये हो जाता है। सेकंड, नंबर ऑफ़ NGOs जो होने चाहिए सोसाइटी में वो नहीं है, तो लोगों को जो लोअर मिडिल क्लास या उससे थोड़ा सा हायर, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो उन लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और बेसिकली क्या है कि पावर्टी जो है वो एक मेन फैक्टर है, तो इसी वजह से लोग अपनी ट्रेडिशनल वर्क की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। किसी भी समाज की तरक्की में तालीम निस्वा का बहुत अहम किरदार होता है। मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं कि इनकी बच्चियां पढ़ लिख कर तरक्की की नई इबारत लिखें, लेकिन इनकी शिकायत हुकूमत में बैठे उन लोगों से है जो दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके दावे में ज़रा बराबर भी सच्चाई दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि जबलपुर के मुसलमान तालीम के मैदान में हमेशा पीछे रहे हों। 1857 की तहरीक आज़ादी में जब सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान में तालीम को आम करने के लिए मुल्क में तहरीक शुरू की थी, इस वक्त जबलपुर सर सैयद की तहरीक पर लब्बैक कहने वालों में सर फहरिस्त था। सर सैयद ने जबलपुर में 1873 में एक जलसे से खिताब भी किया था। ये इस तहरीक का नतीजा था कि जबलपुर में 139 साल कबल अंजुमन स्कूल की स्थापना हुई। कहने को जबलपुर में अंजुमन स्कूल अंजुमन ट्रस्ट के ज़ेर इख्तिताम चलाया जाता है, लेकिन ये भी इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता है। अंजुमन ट्रस्ट भी एक लंबे अरसे तक मकामी सियासत का शिकार रही है। ये हालात अक़लियतों के लिए काम करने वाले दूसरे इदारों के भी हैं। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकौशल और महाकौशल में जबलपुर की। आज़ादी के बाद महाकौशल की तरक्की हुई है और इस तरक्की में तमाम तबकों की तरक्की हुई है, लेकिन वो तरक्की नहीं हुई जिसका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश का क़याम 1956 में अमल में आया। मध्य प्रदेश के बाद से आज तक सूबे में जिन पार्टियों की हुकूमत रही है, इनमें कांग्रेस और बीजेपी का नाम सर फेरिस्त है। इन दोनों ही पार्टियों ने जबलपुर ही क्या मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए तमाम हथकंडे तो अपनाए, लेकिन प्रदेश को आगे ले जाने के लिए वो कदम नहीं उठाया जो वक्त की ज़रूरत थी। 3 साल से ये आज जो खून के आंसू जो किसान रो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये ओले मेरे सीने पे गिरे। अरे ओला, पहले जो किसान था वो भगवान भरोसे था। आपने किसानों को अपने भरोसे करा तो उनके ऊपर ओले गिरने लगे। दिग्विजय सिंह सरकार वो सरकार थी कि छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ
छत्तीसगढ़ अलग था तो ऐसी प्रदेश हमारा था कि जल बुझ तो लाइट होती नहीं थी। कैरोसिन की आप बात कर लें, 3 रुपये लीटर मिट्टी का तेल, शक्कर, और हमारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम का एक बैकबेट मुस्लिम लीडरों की, उन्होंने दिग्गी राजा ने एक आयोग बनाया और उसको राज्य का दर्जा दिया। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में एक भी मुस्लिम नहीं थे। कुछ चुनाव ऐसे आए कि 4 मुस्लिम जीत के गए। भारतीय जनता पार्टी आज वो ऐसी बात करती है मुसलमानों को लुभाने की, अगर उसमें कतई थोड़ी भी मोहब्बत होती है, अगर ये हमारे शिवराज सिंह चाहते हैं कि मुस्लिम हमारे तरफ बढ़े, तो इनको कोई ओहदा दिया जाए, इनको कोई तालीम दी जाए। कांग्रेस पार्टी रोटी कपड़ा एक मकान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को लेकर चला। मध्य प्रदेश को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री दिया जो बीते कार्यकाल में नहीं था। जो एक पगडंडी की तरह सड़कें थीं जबलपुर मध्य प्रदेश की, और लोग एक बड़ा गांव कहते थे जबलपुर को, आज वो एक नगर शहर के नाम से उपलब्ध है। दूसरी बात, हमें एक सजी सजाई थाली दी गई जिसमें सर्वधर्म भाईचारे की प्रतीक, एक कोई बात कहीं हो जाती है तो उस तरह भाईचारे को बैठ के हम शासन प्रशासन से मिल के हम उसका मसला एक ऐसी तरह हल कर लेते हैं जैसे अपने घरों में बैठ के कोई रिश्ते का मसला हल करते हैं। आज हमें ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में मिली। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल में आपदा आन पड़ी जो ओले गिरे, तो उन्होंने और उनके मीठी वाणी, उनका जो बयान कि मैं आपकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं सदके जावा कि ऐसे मुख्यमंत्री को, जो लोगों के और किसानों के और एक गरीबों के दिलों को समझने वाले मुख्यमंत्री हमें मध्य प्रदेश की धरती पे मिले। यही वजह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जब मुल्क की तरक्की पजीर सूबों की बात होती है तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम कहीं नज़र नहीं आता है। इन पार्टियों ने मुस्लिम विकास के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबलपुर में मुस्लिम समाज के पास वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनमें 70% ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा है। अगर हुकूमत इन वक्फिया ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़े से आज़ाद करवा दे तो यहाँ के मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे वक्फ की ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़ा से आज़ाद होती। हद तो ये है कि वक्फ कब्रिस्तान भी नाजायज़ कब्ज़े का शिकार हो गए हैं। मदार टेकरी का कब्रिस्तान, जो कभी मध्य प्रदेश के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जाता था, आज इस कब्रिस्तान की आधी से ज़्यादा ज़मीन नाजायज़ कब्ज़े का शिकार हो चुकी है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आप खुद सुनिए। मैं जबलपुर शहर के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम बहुत सुनते आया हूँ। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड के जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो वक्फ के इंतजाम में है, वक्फ बोर्ड ही इसको देखती है। मगर मध्य प्रदेश जबलपुर शहर में वक्फ के नाम से खाली नाम ही नाम है, काम कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमारी गुजारिश है मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के अंदर वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं वो इनको उनके कब्जे में लोगों के अंदर है। शायद मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं अच्छे हैं और काम करने की शैली उनकी अच्छी, लिहाजा वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं सब वक्फ के हवाले की जाए और आम जनता के हित में जो भी सुविधा है, जो भी काम है वक्फ के द्वारा, वो आम जनता को उसका फ़ायदा पहुँचे। अब ऐसा भी नहीं है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश की तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है। तरक्की हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है और इस सुस्त रफ्तारी में भी इन इलाकों को फरामोश कर दिया गया है जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत बूदोबाश करती है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जाएं, आपको मुस्लिम बस्तियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान ही मिलेगा। हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ मुस्लिम समाज एक लंबे अरसे से तहरीक चला रहा है, लेकिन हुकूमत है कि इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज की ये हालत मौजूदा हुकूमत के अहद में ही हुई है। साबका हुकूमत कांग्रेस के अहद में भी मुस्लिम मसाइल में कोई फ़र्क नहीं था। अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम मसाइल से चश्मपोश इख्तियार करने में दोनों सियासी पार्टियों का नज़रिया एक जैसा है तो गलत नहीं होगा। हुकूमत के रवैये से यहाँ के लोग कितना नाराज़ हैं, आप खुद सुनिए। हालात तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि 70 साल हो गया यौम आज़ादी को, और साना बसाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिलकर इसको आज़ाद किए।
मगर मुस्लिम समाज की वो हालत थी कि जो 70 साल पहले थी उससे बदतर जो आज हो गई, और उससे जो है मुस्लिम जो तबका है वो पनप नहीं पाया, चाहे वो किसी भी समाज से था। उसका कारोबार छीन लिया गया, उससे रोज़ी धंधे छीन लिए गए, उसकी जो उर्दू तहजीब अदब थी वो हमारे छीन लिए गए कि जो आज हम किसी लायक के नहीं बचे हैं। आज हमें न सर्विस का कोई हमारा मुकाम है, न हमारे बच्चों को कोई अगर ऊंची तालीम हासिल फरमा लिए तो ना हमें ऊंची तालीम की हमें डिग्री मिली, हमारी डिग्रियों पर लोग राज किए। हमें जो तोहफा मिला हिंदुस्तान में, यानी यौम आज़ादी के बाद कि तुम्हारा इतना % रहेगा, आज ये देख लीजिएगा कि अगर हमारा 35% है या 10% है 20%, तो हम 1% भी न कोई सर्विस में, न कहीं काम में, न सामाजिक काम में कहीं नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं जबलपुर में। जबलपुर की तहज़ीब की बात करें तो इसे संस्कार धानी के नाम से दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर तमाम कौमों के लोग एक साथ रहते हैं, तमाम तीज त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन जब हम तरक्की की बात करते हैं और अक़लियती तबके की तरक्की और यहाँ की वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संस्कार धानी के डेवलपमेंट की। जब तक समाज के तमाम तबकों को बराबर का हक नहीं मिलेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा। यहाँ पर दूसरी कौमों की बात करें, अगर उनको आज़ादी के बाद 40% डेवलपमेंट का हक मिला है तो अक़लियती तबके को 20%। ये जो फ़र्क है इसको मिटाने की ज़रूरत है। ये फ़र्क क्यों हुआ, आइए डालते हैं एक नज़र। जबलपुर में 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत के क़याम के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद से बड़ी तादाद में अहले हरफा, ताजिर और हलकारों की भी आमद हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुख्तलिफ अजलाह से आने वाले आम लोगों की ज़ुबान भी उर्दू थी, जिससे यहाँ की तहज़ीब मुतासिर हुए बगैर न रह सकी, और उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार के फ़रोग़ के साथ उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत भी शुरू की। 1857 की तहरीक आज़ादी में जब अंग्रेज़ों के मुजालिम से बचने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, मऊ के लोग जबलपुर में आए तो ये लोग अपने साथ अपने रिवायती हुनर पारचा बाफ़ी को साथ लेकर आए। पारचा बाफ़ी हैंडलूम की सनत ने जबलपुर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। हालांकि 1947 में मुल्क की आज़ादी और तकसीम वतन के बाद इस सनत पर कुछ वक्त के लिए ज़वाल ज़रूर आया, लेकिन जबलपुर के हैंडलूम कारीगरों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ इस हैंडलूम के कारोबार को दोबारा ज़िंदा किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए वो तमाम सामान मुहैया किए कि यहाँ के हैंडलूम कारीगरों की खुशहाली की मिसाल मुल्क में दी जाने लगी थी, और यहाँ के बुनकर किसी के यहाँ नौकरी करने को मायूब समझता था। यहाँ के लोगों की मजबूरी ये है कि वो अगर अपने बुज़ुर्गों के पेशे से दूर होते हैं तो उन्हें घर की 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे काम की ज़रूरत होगी, और आज़ादी के बाद हुकूमत ने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ के लोगों को आसानी से रोटी मैसर हो सके। पहले पावर लूम का काम था, तो वो काम तो पूरा तरीके से ख़त्म हो गया, नस्ते नाबूद हो गया। क्या वजह है वो काम ख़त्म होने की? अब ये सब बड़ी बड़ी सरकारें हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो अपना रोटी सेकते हैं, और ये ले दे के काम आया हैंडवर का, तो अब ये भी ऐसी हो गई है। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग 8 घंटा या 10 घंटा काम करते हैं तो 100 रुपये, 130 रुपये इतने का काम कर सकते हैं। अब आप बताइए हमें कि इस दौर, इस महंगाई में हम अपने बच्चों को क्या दें, बीवी को क्या दें, क्या पढ़ाएं, क्या पहने, क्या ओढ़ें, कहाँ रहें, कैसा खाएं, कैसा पिएं। मध्य प्रदेश में जबलपुर, बुरहानपुर और चंदेरी 3 ऐसे शहर थे जहां के बुनकरों की खुशहाली मुल्क में मशहूर थी, लेकिन आज़ादी के बाद इन तीनों ही शहरों के बुनकर सरकारों के रुख से अपने रिवायती काम से दूर होते जा रहे हैं। जबलपुर का बुनकर समाज आज़ादी के बाद कई मसाइल से दो चार हुआ। हैंडलूम की जगह पावरलूम उद्योग ने ले ली, लेकिन पावरलूम को भी कहन लगा और सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया।
आज इस शहर के पावरलूम कारीगर इतने बदहाल हैं कि इनके बच्चे तालीम की रोशनी से भी महरूम हो गए हैं। हजारों बुनकर अपने रिवायती फन को तर्क कर शहर में ठेला लगा रहे हैं या चाय की दुकान खोलते नजर आ रहे हैं। ये बुनकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने सवाल ये है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करके कैसे दें, क्योंकि जब घर के छोटे बड़े सब मिलकर काम करते हैं तभी जाकर कहीं घर का चूल्हा जलता है। यहाँ एक बात ये भी है कि जबलपुर में उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में शुमाली हिंदुस्तान बिलखुसूस आज़मगढ़, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ से आने वाले अहले हरफा और ताजिरों ने उर्दू ज़बान और शायरी के लिए बुनियाद का काम किया है। आज़ादी से कबल जिस जबलपुर में 123 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब इनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। उर्दू स्कूल के लिए हुकूमत की सर्द महरी के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत है, इसने आज तक इसकी जानिब ध्यान नहीं दिया। जबलपुर में उर्दू तालीम को हुकूमत के रवैये के लिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। कि उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। मैं सबसे पहले उर्दू के ज़वाल की तरफ एक ख़ास तवज्जो देना चाहता हूँ कि इसमें हमारे अपने जो उर्दू तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ही कसूर है, जो उर्दू ज़वाल दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है। हुकूमत की तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि उर्दू की तरक्की हो, उर्दू आगे बढ़े, उर्दू फले फूले, लेकिन हमारी आज में दिलचस्पी जो है ये एक ज़ाहिर करती है कि हम उर्दू से किनारा कश खुद ब खुद होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम कभी दफ्तरी ज़बान हुआ करती थी, आज वो उर्दू जो है मतलब मुस्लिम इलाके में बोर्डों में भी देखने को नहीं मिलती। ये बहुत नहायत अफसोसनाक बात है। और उसके अलावा ये है कि हमारे जो उर्दू स्कूल हैं वो भी अदब तवज्जुही का शिकार हैं। जबलपुर का शुमार मध्य प्रदेश के उन शहरों में होता है जहां भी उर्दू को लेकर आवाम में फ़ज़ा हमवार है। जबलपुर को महाकौशल में उर्दू के हवाले से मरकज़ियत हासिल है। यहाँ उर्दू तलबा की तादाद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी उर्दू ज़रिए तालीम से अपने बच्चों को तालीम देने की ख्वाहिशमंद हैं। बस ज़रूरत हुकूमत के मजबूत कदम उठाने की है। अगर हुकूमत अपने दावे का शरशीर भी पूरा कर दे तो जबलपुर में उर्दू स्कूल और उर्दू ज़ुबान को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। दोस्तों, ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।